पर जब हमारा समाज से और सरकार से हमारा वास्ता पड़ता है तब सब तरफ भ्रष्टाचार ही नजर आता है। अगर हम गरीब हैं तो जिंदगी में लालसा ये होती है कि लोगों को हम अमीर दिखें। उस लालसा के कारण हम कई बार ऐसे गलत काम करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट आचरण को अपनाते हैं। असुरक्षा की भावना इतनी गहरी है कि उसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है और बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू होता है कि हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो चुनाव प्रणाली है, वही ऐसी गड़बड़ है। चूंकि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति देश चलाता है और राजनीतिज्ञ जब भ्रष्ट होता है तो उसके नीचे का सारा अमला ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सिस्टम अगर मजबूत होगा तो आदमी अपराध नहीं करेगा। भारत में सिस्टम नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना जी से। पीके खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा एक दूसरे के रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं और एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुराना जी, आप हमेशा खुश रहने की शिक्षा देते हैं, हमेशा खुश रहने को बोलते हैं, पर जब हमारा समाज से और सरकार से हमारा वास्ता पड़ता है तब सब तरफ भ्रष्टाचार ही नजर आता है। आपने वंदना जी बहुत गहरा सवाल पूछा। असल में देखिए, समाज में दो तरह का विभाजन होता है, या हम गरीब हैं या हम अमीर हैं। तो अगर हम गरीब हैं तो जिंदगी में लालसा ये होती है कि लोगों को हम अमीर दिखें। उस लालसा के कारण हम कई बार ऐसे गलत काम करते हैं जिसके कारण हम भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट आचरण को अपनाते हैं। इसी तरह से एक तो है अमीर दिखने की लालसा, दूसरा है सचमुच अमीर होने की लालसा। एक ही रात में हम अमीर हो जाएं, एक ही रात में हम पैसा इकट्ठा कर लें, उसमें भी किसी न किसी रूप में गलत साधन अपनाएंगे, गलत धंधा अपनाएंगे, गलत काम करेंगे, गलत टूल्स होंगे, समाज का नुकसान होगा। तो वो दूसरा भ्रष्टाचार का कारण है। तीसरा भ्रष्टाचार का कारण यह है कि अगर हमारे पास पैसा आ गया तो संभालने का तरीका नहीं। अब इसी चीज को अमीरों पर लागू करें। अमीरों के अंदर हमेशा ही ये फियर साइकोसिस होता है कि जो हमारे पास है हम उसे गंवा ना दें, वो हमारे पास से छिन ना जाए। तो दोनों ही सेक्शन जो हैं समाज के, वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं और मानसिक इस पीड़ा के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है। तो हमारी शिक्षा में अनफॉर्चुनेटली ये कहीं भी कंपोनेंट नहीं आता कि आदमी अपने आप को सेफ फील करे, आदमी अपने आप को सुरक्षित फील करे। असुरक्षा की भावना इतनी गहरी है कि उसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है और बढ़ता है। तो अगर हम इस चीज को एड्रेस कर सकें अपनी शिक्षा के माध्यम से तो भ्रष्टाचार कम होगा। ये एक टूल है जो मैं बता रहा हूं, आगे डिस्कशन में और चीजें आती रहेंगी। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो क्या हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है? देखा जाए तो समाज के अंदर इतना भ्रष्टाचार जो है वो क्यों है? आपने बहुत अच्छी बात कही वंदना जी। ये सवाल है जो बड़ा रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। देखिए, किसी भी जगह पे चुनाव जब होते हैं, मैं चुनाव के उससे उदाहरण से आपको बतलाना चाहूंगा। किसी भी जगह पे जहां चुनाव होते हैं, ये माना जाता है सर्वेक्षण के हिसाब से कि कम से कम 3 कैंडिडेट ऐसे जरूर होते हैं जो गंभीर होते हैं, जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बाकी लोग, अगर 20-25 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें से बहुतों को पता होता है हमने हारना ही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई और फायदा उठाने के लिए या किसी और मंशा से वो लोग चुनाव लड़ते हैं। पर कम से कम 3 कैंडिडेट जनरली हर क्षेत्र में ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। वो जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन उनकी मंशा ये होती है कि हमने चुनाव जीतना है और या एमएलए बनना है या एमपी बनना है। तो अगर आप उस चीज को देखें तो सर्वे ने जो कहा वो बड़ा मजेदार फाइंडिंग थी कि नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में एक एमपी के चुनाव पर एक कैंडिडेट लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करता है। और अगर आप साउथ को देखें तो वहां लगभग 80 से 90 करोड़ रुपया आदमी खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए।
अब जिसने 20 करोड़ खर्च किया या 80-90 करोड़ खर्च किया, अगले 5 साल में वो एक तो वो उस अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करेगा, दूसरी कोशिश उसकी ये होगी कि मैं इतना पैसा और जमा कर लूं कि अगले चुनाव में भी खर्च करने के लिए हो, प्लस अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ अलग से बचा लूं। तो भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू होता है कि हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो चुनाव प्रणाली है, वही ऐसी गड़बड़ है। एमपी के चुनाव के लिए सीमा है 75 लाख रुपए खर्च करने की। क्या चुनाव आयोग को यह नहीं नजर आता 75 लाख की जगह जो आदमी 75 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, 100 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, वो कैसे है कि चुनाव आयोग की निगाह में नहीं आता? सारी दुनिया को नजर आता है, चुनाव आयोग को नजर नहीं आता। तो ये हमारे राजनीतिक सिस्टम की कमी है जिसके कारण से भ्रष्टाचार फैलता है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। चूंकि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति देश चलाता है और राजनीतिज्ञ जब भ्रष्ट होता है तो उसके नीचे का सारा अमला ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाता है। आप सुनते हैं हम लोग अक्सर कि ड्यूटी लग गई कि पुलिस वाले लोग चालान करो ज्यादा और पैसे इकट्ठे करो, या आप उद्योगपतियों पर टैक्स ज्यादा लगा दो और पैसे इकट्ठे करो, या पेनल्टीज लगा दो और पैसे इकट्ठे करो। तो इस तरह के बहुत सारे अनैतिक धंधे सरकार की तरफ से ही शुरू होते हैं, भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से ही फैलता है। और जब राजनीतिज्ञ ये कहता है कि भ्रष्टाचार हो तो फिर सारा अमला भ्रष्ट हो जाता है, सारा अमला भ्रष्ट होता है तो समाज ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाता है। तो उसको इस रूप में एड्रेस करना, जड़ को सुधारना सबसे पहले ज्यादा जरूरी। भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी अपनी जिंदगी में एक बड़ा मजेदार घटना घटी जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। लगभग कोई 25 साल पहले मैं और मेरे धर्मपत्नी हम लोग इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, हम उनके पास ठहरे थे। तो चांस की बात ये रही कि जब हम निकले बाजार जाने के लिए तो एक मॉल में जाना था, आइकिया के मॉल में, और उनके ससुराल की तरफ से, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ के ससुराल की तरफ से भी लेडीज थी, उनकी अपनी वाइफ भी थी, मेरी वाइफ भी थी। तो 6-7 लेडीज और मैं अकेला पुरुष, हम लोग शॉपिंग में गए तो वो नेचुरली लेडीज वाले सेक्शन में बिजी हो गई सारी लेडीज। तो मैं थोड़ी देर के बाद बोर हो गया। इंसिडेंटली उस दिन धूप बहुत अच्छी थी, सवेरे 10:30-11 बजे का समय था और दिन बहुत खुला निकला हुआ था। इंग्लैंड में ऐसा जनरली नहीं होता। तो मैंने उनको कहा मैं मॉल के बाहर जाता हूँ, सामने बाजार था और पार्किंग स्पेस थी। तो मैंने उनको कहा मैं बाहर जाता हूँ, आधे पौने घंटे बाद मैं आपसे मिल जाऊंगा या आप शॉपिंग खत्म कर लोगे तो मुझे बुला लेना। मैं बाहर निकला, अच्छी धूप थी और वहां बड़े बड़े मॉल्स में पार्किंग स्पेस भी बहुत ज्यादा होती, तो लगभग 500-600 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस थी। मैं जहां खड़ा हुआ था वहां एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बगल में 2 स्पेसेस छोड़ करके फिर तीसरी गाड़ी खड़ी थी और बाकी गाड़ियों वाले लोग आ जा रहे थे। 500 गाड़ियों की स्पेस है तो नेचुरली काफी गाड़ियां थी वहां। और जो बीच में स्पेस थी वहां एक लेदर बेल्ट बिल्कुल नई नकोर पड़ी थी। ये आज से कोई 25-30 साल पुरानी बात है। तो मैं ये देख करके हैरान था कि दोनों तरफ की गाड़ियों में ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, किसी ने भी उस बेल्ट को उठाने की कोशिश नहीं। जो लोग आ जा रहे हैं उनकी निगाह में बेल्ट आ रही, वो बेल्ट को नहीं उठा रहे। बहुत हैरान था। इतनी देर में मॉल से मॉल का एक एम्प्लॉय बाहर निकला। मैंने उसको कहा भाई देखो वहां बेल्ट गिरी है, किसी ग्राहक की गिर गई होगी, आप संभाल लो। तो उसने कहा सर हमें पता है बेल्ट गिरी है, सीसीटीवी पर हम निगाह रख रहे हैं और जब कभी भी कोई व्यक्ति आएगा अगर वो उसे उठाएगा तो हम उसका आज का शॉपिंग का बिल देखेंगे। अगर बिल में उसने खरीद रखी होगी तो वो बेल्ट ले जाएगा, नहीं तो जेल में जाएगा। अब उस छोटी सी बात ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां सिस्टम है। सिस्टम अगर मजबूत होगा तो आदमी अपराध नहीं करेगा। भारत में सिस्टम नहीं है। क्राइम करने वाले को सजा मिलने में 20 साल लग जाते हैं, उसकी एफआईआर दर्ज होने में ही 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। कई बार पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करके, अखबार वालों से दबाव डलवा करके तब जाकर के मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ सिस्टम गलत है। मेरी अभी एक किताब छपी है, भारतीय लोकतंत्र समस्याएं और समाधान, उसमें इस उदाहरण को भी दिया गया है और सिस्टम की मजबूती के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में भी बड़ी डिटेल से डिस्कशन। तो मैं मोटी बात तो इतने में खत्म करता हूं कि जब सिस्टम मजबूत होगा और हमें यह पता लगेगा कि क्राइम करने वाले को, गलती करने वाले को सजा मिलेगी तो हम ईमानदार हो जाएंगे। और जब हम ये देखेंगे कि क्राइम करने वाला आदमी, गलती करने वाला आदमी, रिश्वत लेने वाला आदमी फल फूल रहा है तो हम भी उसी चीज में करेंगे।
एक और सर्वे हुआ था, बड़ा मजेदार सर्वे है वो भी, कि हर देश में कितना ही अच्छा कानून हो, 10% लोग हर हालत में भ्रष्ट होते ही हैं, और कितना ही खराब कानून हो, 10% लोग हमेशा ही ईमानदार होते हैं। लेकिन बाकी 80% लोग ये देखते हैं कि समाज का रवैया क्या है। अगर भ्रष्ट आदमी को पुरस्कार मिल रहा है तो 80% लोग ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर ईमानदार आदमी को पुरस्कार मिल रहा है तो बाकी 80% लोग ऑटोमेटिकली ईमानदार हो जाते हैं। तो बात फिर वहीं आ गई कि अगर सिस्टम मजबूत होगा तो समाज ईमानदार होगा, सिस्टम खराब होगा तो समाज बेईमान होगा। तो हमें सिस्टम को संभालना, मजबूत बनाना ये ज्यादा जरूरी है, ताकि समाज में भ्रष्टाचार कम हो, ईमानदारी फले फूले और ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कार मिले, मेरिट को पुरस्कार मिले और उस हिसाब से वो उन्नति कर सके। आपने अभी लोकतंत्र की बात की, तो अपने देश में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जनता की शासन प्रशासन में व्यक्त रूप से भागीदारी होना, पार्टिसिपेशन होना। कोई भी निर्णय होता हो, सरकार अकेली वो निर्णय ना ले सके, ब्यूरोक्रेसी अकेली वो निर्णय ना ले सके, उससे पहले जनता की भागीदारी हो। जनता में नया कोई भी कानून बनने से पहले डिस्ट्रीब्यूट हो, जनता की राय ली जाए, जनता की राय के बाद उसमें जो संशोधन आवश्यक है वो किया जाए, और तब वो कानून। कोई भी फैसला जो जनता पर लागू होना है वो जनता के लिए है, तो जनता की इच्छा से होना चाहिए। लोकतंत्र का तो यही मतलब है कि हम जनता के लिए है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जब हम कहते हैं तो उसका मतलब तो यही है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। तो पहला तो स्टेप ये है कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें हर प्रक्रिया में, हर फैसले में। दूसरी चीज है, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा ढंग से नहीं है। अब आप चाहे अपने शहर पे ही देख लें, आपको कॉर्पोरेटर मिलेगा, फिर मेयर मिलेगा, फिर एमएलए मिलेगा, फिर एमपी मिलेगा, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जो है मुख्यमंत्री मिलेगा। तो शहर की स्थिति सुधारना कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है कि एमएलए की जिम्मेदारी है कि एमपी की जिम्मेदारी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है, ये स्पष्ट ही नहीं है। किसी की शक्तियों का विभाजन बहुत सही ढंग से, लॉजिकल ढंग से, तार्किक ढंग से नहीं हुआ है। इस कारण से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं हो पाती, अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स नहीं हो पाती। कुछ भी काम गलत हुआ वो कहेगा जी उसने किया, उसने किया, उसने किया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, तो पहली चीज तो ये है कि जनता की पार्टिसिपेशन हो, दूसरी चीज ये है सिस्टम मजबूत हो, तीसरी चीज ये है कि जिम्मेदारियों का बंटवारा तार्किक ढंग से हो, बहुत स्पष्ट हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सके। ये सारी चीजें होंगी तो समाज से भ्रष्टाचार अवश्य ही दूर होगा। और प्लस अवेयरनेस होनी चाहिए, कंज्यूमरिज्म होनी चाहिए। जनता को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको सजा दिलवाने के लिए मुझे कहां पहुंचना है। उसे अपना हक पता होना चाहिए, और हक के प्राप्ति के लिए कहां कहां पहुंच सकता है वो पता होना चाहिए। तो वो जानकारी होना, अवेयरनेस होना, नॉलेज होना वो भी जरूरी है। वो चीजें हो तो समाज से भ्रष्टाचार जरूर दूर। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर एक बार धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, प्यार देते हैं, और उसके कारण उनसे हर बार बार मुखातिब होना, रूबरू होना संभव हो पाता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।